नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और खरीफ फसलें किसानों के आंसू निकाल रहे हैं। 7 फसलों के दाम मंडियों में एमएसपी से 12 से 26% तक नीचे फिसल गए हैं। कीमतों में आई इस गिरावट के कारण क्या है, इसी पर हम फोकस करेंगे। एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। साथ ही स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए एंजल वन के डीवीपी प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एवीपी वंदना भारती। और साथ ही आगे हम शो में बातचीत करेंगे बिग मसल के फाउंडर सुहेल वत्स से भी। आप सभी का स्वागत है शो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फसलों की जहां पर भाव एमएसपी से नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप मंडी प्राइसेस देखेंगे तो 7 खरीफ फसलें ऐसी हैं जो कि अपने एमएसपी से 12 से 26% नीचे ट्रेड कर रही हैं। सिर्फ 3 ही ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि एमएसपी से ऊपर हैं। तो यानी 14 खरीफ क्रॉप्स होती हैं जिसमें से 7 क्रॉप्स अपने एमएसपी से नीचे ट्रेड कर रही हैं। जिसमें अगर हम ब्रेकअप करके बाइफर्केट करके कुछ देखें भी तो सोयाबीन अपने एमएसपी से लगभग 15% नीचे, ग्राउंड नट ऑन एन एवरेज अपने एमएसपी से 21% नीचे, सनफ्लावर में भी सिमिलर रुझान देखने को मिला है। सिर्फ एक कॉटन है जो कि ऑलमोस्ट एट पार है। तूर, सीसेम और पैडी यानी नॉन बासमती पैडी यहां पर एमएसपी से ऊपर प्राइसेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो जो 7 फसलों के एमएसपी से नीचे भाव फिसलते हुए दिखे, इसके पीछे कारण क्या है? सप्लाई ज्यादा है, क्योंकि अभी तो अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें अक्टूबर नवंबर ही रहा है, 2 ही मंथ हुए हैं हार्वेस्टिंग सीजन के। आगे के लिए क्या ट्रेंड्स रहेंगे सब समझना जरूरी है। देवेंद्र शर्मा हमारे साथ बने। देवेंद्र जी बताइए पहले तो आपके इनिशियल कॉमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग आपकी, जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं और 7 फसलों के जो एमएसपी से नीचे भाव हमने लुढ़कते हुए देखे हैं। एक चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि 14 जो फसलें हैं खरीफ की, उसमें से अगर 7 फसलों के ऊपर जो दाम मिल रहा है वो एमएसपी से कम है, जैसा कि आपने बताया कि सोयाबीन में तकरीबन 15% कम है, ग्राउंड नट में 21% कम है, तो इससे जो किसान है उसकी जो इनकम है वो नीचे जाती है, वो नेगेटिव में जाती है। और ये जानना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अगर कवर अप नहीं हो पाती है जो मार्केट में उसको प्राइस मिल रहा है, तभी तो आप देख रहे हैं कि भारत में पिछले 4 सालों से किसान प्रदर्शन करते आ रहे हैं कि उनको एमएसपी के ऊपर कानूनी अधिकार दिया जाए। और वो इसलिए ये अधिकार मांगते हैं क्योंकि मार्केट के हवाले, मार्केट में पहले स्पष्ट कर दूं, दुनिया में कहीं भी मार्केट्स ने किसानों को ज्यादा प्राइसेस नहीं दिए हैं या इनकम किसानों की एनहांस नहीं हुई है मार्केट्स के ऊपर अगर हम छोड़ दें, तो ये कहीं नहीं हुआ है। तो आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर इन इंडिया ऑल्सो कि ये सप्लाई डिमांड का खेल नहीं है। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई प्राइसेस जो हैं मार्केट जिस तरीके से ऑपरेट करती है वो चाहती है कि जितना उनको प्रॉफिट हो उतना उनको मार्जिन मिले, और लेकिन किसान को क्या होता है, नोबडी सीम्स टू बी बॉदर्ड। तो मुझे लगता है कि ये एक मैसेज बड़ा अच्छा आपने भी जो दिखाया है या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को भी एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी या जो अधिकार है एक जो लिविंग के लिए वो जो मिलना चाहिए उसको, तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक इट टेल्स अस वेरी क्लियरली कि अगर 50% फसलों पे इस समय दाम कम मिल रहा है तो उनकी जो किसानों की डिमांड है कि लेजिटिमाइज किया जाए या उसको लीगल एस्पेक्ट उसको एड्रेस किया जाए या कैटर किया जाए, वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या इनिशिएटिव उठाने चाहिए या उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से? क्योंकि एमएसपी का कारण यही होता है कि एटलीस्ट उतना प्राइस तो किसानों को मिले, लेकिन उससे भी नीचे जब भाव फिसले हैं तो किसानों को तो नुकसान है ही। और 7 फसलें कोई कम या आंकड़ा नहीं है कि किस तरीके का सपोर्ट यहाँ पर दिया जा सकता है या आना चाहिए, या पॉलिसी रीलुक करने का समय है? जी, आपने ठीक फरमाया, क्योंकि इसमें जो तरीके हैं एड्रेस करने के, ये जो शॉर्टफॉल है या कमी जो किसानों को फेस करनी पड़ेगी, एक तो यह है कि जैसा कि किसान डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए ताकि कम से कम उनको वो एमएसपी अश्योर हो। एंड इट डजंट मीन कि भाई सरकार खरीदेगी सब कुछ, नहीं। प्राइवेट ट्रेड हो या आड़तीय हो या सरकार की एजेंसियां हो, सब उस दाम से नीचे नहीं खरीदेंगी। ये करना जरूरी है। और ये मत सोचें कि साहब ये मार्केट इकोनॉमी को डिस्टर्ब करता है, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि आफ्टर ऑल जो हमारे देश में लेबर है, लेबर के भी अगर मिनिमम वेजेस हैं और हम अश्योर करते हैं कि वो मिनिमम वेजेस से हम कम ना जाएं, तो व्हाट इज रॉन्ग कि किसान का भी एक लाइवलीहुड का दायित्व है जो किसान के कंधे पे है, तो उसको भी हमें अश्योर करना पड़ेगा। एक बात। दूसरा, अगर सरकार सोचती है कि भाई इसको किस तरीके से इस शॉर्टफॉल को हम एड्रेस करें, दूसरा है भावांतर स्कीम का और प्राइस डेफिशिएंसी जो पेमेंट्स होती हैं, तो सरकार ये कर सकती है कि जितना शॉर्टफॉल आप बता रहे हैं आज कि सोयाबीन में 16% या ग्राउंड नट में 21%, ये जो शॉर्टफॉल है सरकार को उसको भावांतर के माध्यम से या भावांतर के तरीके से प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स किसान को करनी चाहिए।
अच्छा, सरकार को क्या करना चाहिए या क्या पॉलिसी मेजर्स ली जा सकते हैं वो तो आपने बताया, लेकिन मैं अभी फिलहाल की जो और ग्राउंड सिचुएशन है वो आपसे थोड़ा समझना चाहती हूँ, अगर आप कुछ ऐड कर सकें। ये जो फिलहाल एमएसपी के नीचे 7 फसलें गई हैं, ये स्टेट टू स्टेट डिफर कर रही हैं क्या, कि कुछ स्टेट में ज्यादा स्थिति खराब है, कुछ बेहतर है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है क्या सर? ये आपने कहा, ये भी होता है अक्सर इस देश में, क्योंकि वो वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, लेकिन वेरिएशन इतना नहीं होता कि भाई कहीं पॉजिटिव में जा रहा, कहीं नेगेटिव में जा रहा। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम सोयाबीन की फसल के बारे में बात करें, तो सोयाबीन की मध्य प्रदेश में वो डिमांड है कि भाई 6,000 रुपये उनको दिया जाए प्रति क्विंटल। और इस बार भी मैंने देखा, और पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि सोयाबीन के जो प्राइसेस हैं वो एमएसपी से कम रहे हैं। और एक टाइम था जब वहां पर 10,000 भी प्राइसेस गए थे तकरीबन 5-6 साल पहले, लेकिन उसके बाद ये प्राइस ड्रॉप हुआ। इसी के करके हम देखते हैं महाराष्ट्र में भी प्राइसेस उसी रेट पे चल रहे हैं। और सोयाबीन इज ए क्रॉप जो नॉर्थ में इतनी नहीं होती है, नॉर्थ वेस्ट में, लेकिन सेंट्रल इंडिया में उसका हम देखते हैं कि इस तरीके से जो है वेरिएशन तो नहीं, पर लेकिन एक पैटर्न चल रहा है उसका, जो एक टाइम पे एक उस पे प्राइस जो उनको मिल रहा है वो बराबर ही मिल रहा है तकरीबन। दूसरा रहा, आपने ग्राउंड नट की बात की। अब ग्राउंड नट भी एक एरिया तक ही या एक स्टेट तक ही ज्यादातर स्पेसिफाइड है या लिमिटेड है, तो उसमें भी प्राइसेस उसी रेंज में प्रिवेल करते हैं। जैसे आपने कहा 21% का शॉर्टफॉल है, तो हम देख रहे हैं कि वो 20 या 21% के बीच ही जो है वो फ्लक्चुएट करता है। अच्छा, क्विकली एक चीज और देवेंद्र जी, मैं एक पैडी पर और आपसे राय लेना चाहती हूँ। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जिसमें मेंशन है कि जो नॉन बासमती पैडी है उसके रेट स्टेट टू स्टेट डिफर हुए हैं, और ऑल इंडिया जो एवरेज रेट रहा है वो किसानों के लिए लगभग 2345 रुपये प्रति क्विंटल रहा है, यानी एमएसपी से सिर्फ 2% ज्यादा। तो चिंता की बात यह है कि 7 फसलें तो ऐसी हैं जहां पर एमएसपी से नीचे हैं, और जिन फसलों में उनको एमएसपी से ऊपर भी भाव मिल रहा है वो भी कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। ये भी आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए जहां तक पैडी की बात होती है तो 2 स्टेट्स हैं, पंजाब एंड हरियाणा, जहां पर, या कुछ और भी जो स्टेट्स जिनको जहां पर ये फिक्स प्राइस मिलता है या एमएसपी जहां किसानों को मिलता है, वहां पर तो एक किसानों को एश्योरेंस है कि वो प्राइस उतना मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, और ये भी हमें सबको पता होना चाहिए, कि बिहार जैसे स्टेट में या ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जहां पैडी होता है, वहां पर जो प्राइस है, अभी आपने कहा 2345 आप कह रहे हैं, 2320 रुपया जो है वो एमएसपी है। और अगर आप उसके बिनिस्बत देखते हैं जो प्राइस ईस्टर्न यूपी में या बिहार में मिलता है, वो तकरीबन 1700-1800 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। यही एक कारण है कि हजारों ट्रक वहां से लदकर पंजाब और हरियाणा में आते हैं, और यहाँ पर उनकी बिक्री होती है, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स बड़े वॉच रखे हुए हैं। लेकिन द मेयर फैक्ट कि भाई बिहार से लोग लाके पंजाब और हरियाणा में बेचना चाहते हैं, आई थिंक इज ए क्लियर इंडिकेशन कि हमें इस प्रणाली को सुधारना पड़ेगा और भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एवरी स्टेट मस्ट हैव ए मंडी सिस्टम, जहां पर कि हम एपीएमसी मंडी जो हों, रेगुलेटेड हों, जहां पर कि हम किसान को वो कीमत दे सकें जो एमएसपी में अनाउंस की गई है। राइट। चलिए, शुक्रिया सर पूरी सिचुएशन को इलैबोरेट तरीके से समझाने के लिए, बताने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए। लेकिन चिंताजनक बात ज़रूर है, स्पेशली किसानों के पर्सपेक्टिव से, जिन्हें फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। इससे भारी नुकसान होने की संभावना है, और किसानों की इनकम बेहतर होना ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने चर्चा की भी, 7 ऐसी फसलें हैं, 14 खरीफ फसलों में से 7 ऐसी फसलें जो कि 12 से 26% ये रेशियो मायने रखता है, ये एमएसपी के नीचे भाव कारोबार कर रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। प्रथमेश माल्या वंदना भारती हमारे साथ बने हुए हैं। प्रथमेश नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी? ट्रेडिंग क्रूड में बाय करना चाहिए 5720 के करीब, 5640 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में टारगेट 5920 की रखनी चाहिए। वैसे ही कॉपर में अराउंड दिसंबर वायदा 831 के करीब चल रहा है, यहाँ पे बेचना चाहिए, 835 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और नीचे में टारगेट 820 के रखने चाहिए। तो कॉपर में बिकवाली की सलाह, कच्चे तेल में खरीदारी की सलाह है। वंदना, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? बाइंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कैस्टर में बाइंग करना चाहिए। कंसोलिडेशन के साथ अपसाइड देखने को मिल रहा है। 6460 एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 6550 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6420 का। स्पाइसेस काउंटर में हम लोगों ने अच्छा खासा मूव आता हुआ देखा है, खास करके यहाँ पे टर्मरिक में, लेकिन कोरिएंडर भी अब एक यहाँ पे अपसाइड जो है वो लेता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से वहां भी 7850 के करीब बाइंग स्ट्रैटेजी ही अपनानी चाहिए। 8000 का टारगेट होगा इस बार, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 7775।
चलिए, तो कोरिएंडर और कैस्टर यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजीज मिली है वंदना की तरफ से। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। हेल्थ अवेयरनेस की, दरअसल लोगों में हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले भी बढ़ गए हैं और जिम में पसीना बहाने वाले भी। ऐसे में प्रोटीन पाउडर का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। कितनी है रफ्तार, कैसी है ग्रोथ और क्या है डिमांड, साथ ही कितना है कंपटीशन और इसे लेकर बाजार में क्या क्या मिथ्स हैं, इसी पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ आज मौजूद हैं बिग मसल के फाउंडर सुहेल वत्स। सुहेल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो प्रोटीन बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है। एक अंदाजा आपसे लेना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि इस मार्केट में सालाना कितनी ग्रोथ है और बाजार में प्रोटीन पाउडर की डिमांड कितनी है? आजकल हर घर में प्रोटीन पाउडर सब खाने शुरू हो गए हैं। सबको अपनी हेल्थ के बारे में पता, सब हेल्थ कॉन्शियस हैं आज के टाइम में। सब ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो हर एक हाउस होल्ड के अंदर कोई ना कोई जिम जा रहा है। तो ऑब्वियसली मार्केट तो पिछले 2-3 साल में बहुत ट्रिपल फोल्ड ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि बढ़ी है और सब ज़्यादा जागरूक भी हो रहे हैं प्रोटीन पाउडर्स क्या हैं, वो हमारे लिए हेल्दी है कि नहीं है। अगर आप बात करें खाली न्यूट्रास्यूटिकल्स की जिसमें प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, तो मैं मानता हूँ ये करीबन सालाना 2500 करोड़ की मार्केट है इस वक्त, जिसमें सारी कंपनीज हैं और दिन ब दिन ये मार्केट ग्रो हो जा रही है और अंदाजा है कि ये ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ तक जा सकती है आने वाले 3 या 4 साल के अंदर। तो ये अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके और आफ्टर कोविड बेसिकली इसमें और ज़्यादा फर्क आया और जिसकी वजह से लोगों ने अपने 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 आप का ख्याल रखना स्टार्ट किया, एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, जिम जाना स्टार्ट किया और जैसे जैसे वो जिम गए बेटर रिजल्ट्स के लिए या परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने सप्लीमेंट्स का कंज्यूम करना शुरू किया, जिससे मार्केट में बहुत फर्क आया और ऐसे इस तरीके से मार्केट ग्रो होती चली गई। अच्छा सुहेल, आपने बताया कि 25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है, तो मार्केट तो काफी बड़ा है, लेकिन वैल्यू या वॉल्यूम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या साइज है? अगर देखा जाए तो 2020 के बाद ऑलमोस्ट मार्केट 100% बढ़ी है, सो डबल फोल्ड हुई है और धीरे धीरे करके मार्केट इज ग्रोइंग ऑलमोस्ट एट अ 40% रेट, 30 to 40% रेट इफ आई टॉक अबाउट दी प्रोटीन पाउडर्स। इसमें मैं आपको ये मल्टीविटामिन या फिश ऑयल या टैबलेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी ड्रास्टिकली सेम तरीके से ग्रो हो रहा है। तो आने वाले हर साल ऑलमोस्ट 30% to 40% की ग्रोथ है, तो धीरे धीरे करके इस तरीके से मैं समझूं तो आने वाले 5 साल 6 साल तक ये मार्केट बहुत बड़ी हो जाएगी। एनुअल कितनी ग्रोथ इस मार्केट में अब तक देखने को मिली है, क्या एक्सपेक्टेड है? अब प्लांट्स, अब वे प्रोटीन अगर हम बात किया जाए कि प्रोटीन पाउडर्स, तो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो 2 तरीके के प्रोटीन पाउडर्स होते हैं बेसिकली। वे प्रोटीन जो कि मिल्क बेस्ड होता है और एक वीगन प्रोटीन जो कि आप मान के जाइए प्लांट बेस्ड होता है। जो प्रोटीन जो मिल्क बेस्ड होता है जिसको हम वे प्रोटीन पाउडर बोलते हैं, वे प्रोटीन आइसोलेट बोलते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं, ये हम बेसिकली दूध से ड्राइव करते हैं और ये एक दूध का बाई प्रोडक्ट होता है, चीज का बाई प्रोडक्ट होता है बेसिकली। तो चीज बनने के बाद जो रेसिड्यू रह जाता है उसको प्रोसेस करके वे प्रोटीन बनाया जाता है। और एट द सेम टाइम अगर हम वेगन की बात करें तो वो प्लांट बेस्ड होता है, तो पी प्रोटीन हो गया, राइस प्रोटीन हो गया, सोया प्रोटीन हो गया, इसके कॉम्बिनेशन से इस तरीके से हम प्लांट प्रोटीन को ड्राइव करते हैं। अब जो लोग वीगन है, जो कि जिनको डाइजेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो कि जिनको डाइजेस्ट नहीं होता है, जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है जिनके अंदर, जो कि वे प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो लोग बेसिकली ज्यादातर वीगन प्रोटीन के टुवर्ड्स मूव होते हैं और वो लोग वीगन प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। तो मेजरली मैं ये कहना चाहूंगा कि 80% आज के टाइम पे ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो भी प्रोटीन खा रही है वो 80% वे प्रोटीन खाती है और 20% जिनको सिर्फ डाइजेशन में इशू होता है वे प्रोटीन के, वो शिफ्ट करते हैं वीगन के टुवर्ड्स। एक और फैक्टर है कि जो वीगन प्रोटीन है थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, थोड़ा सा सस्ता रहता है मार्केट में एज कम्पेयर टू वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट या वे प्रोटीन आइसोलेट। तो वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से लोग शिफ्ट करके वीगन प्रोटीन के टुवर्ड्स भी एक अपना ऑप्शंस रखते हैं। अच्छा सुहेल, एक चीज और आपने जैसे अभी भी मेंशन किया कि 2 मेजर कैटेगरीज हैं, वे प्रोटीन और वीगन प्रोटीन, और अगर हम इन दोनों कैटेगरीज को और बाइफर्केट करें तो बहुत सारी वैरायटी भी मिलती है। जैसे आपने खुद स्पेसिफिकली मेंशन किया, सोया प्रोटीन हुआ, एग वाइट प्रोटीन हुआ, कैसीन प्रोटीन हुआ, काफी सारी वैरायटीज मिलती हैं। बट अगर डिमांड पर्सपेक्टिव से देखें तो किस तरीके की प्रोटीन पाउडर की डिमांड ज्यादा है? इंडिया इज अ वेरी ड्रास्टिक मार्केट, कंपटीशन तो बहुत हाई है। मान के चलिए कि
लास्ट 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट 3,000 कंपनियां सप्लीमेंट की इंडिया में ब्रांड्स आ गए होंगे। और अच्छा रहता है, कंपटीशन रहता है, तो यू आर ऑल्सो ऑन योर टोज। अपने ब्रांड के लिए भी आप और ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा उसको कोशिश करते हैं कि उसको हम सस्टेन करके रखें और उसको और ऊपर लेके जाएं। कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, यू नो दिस। और बात रही कि इंडियन मार्केट वर्सेस द वर्ल्ड मार्केट, इंडिया बहुत क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो इंडिया में कंजप्शन ऑलवेज हमेशा हाई रहती है। एंड बहुत सारा वे प्रोटीन, मैं मानता हूँ कि मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 20,000 टन के आसपास वे प्रोटीन इंडिया में इंपोर्ट होता है, अगर मैं कहूँगा 2 महीने या 3 महीने के अंदर। तो इंडिया एज कंपेयर टू यूएस से मैं कहता हूँ कि छोटा है, मगर इफ आई कंपेयर विद यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल, तो इंडिया की कंजप्शन हाई है। यस, इंडिया इज अ वेरी ड्रास्टिक मार्केट और बहुत ही अच्छी मार्केट है इस वक्त इन सब प्रोटीन पाउडर्स और इन सब के लिए। ओके, चलिए, तो ये आपको बताया गया है किस तरीके का कंपटीशन है और इंडिया वर्सेस वर्ल्ड और ग्रोथ कैसी है। अच्छा, काफी सारे मिथ भी होते हैं प्रोटीन पाउडर्स को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रोटीन पाउडर के वर्स्ट मिथ क्या हैं? बस सब मिस बेसिकली मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्रोटीन पाउडर एक मेडिसिन की तरह है, कुछ दवाई है और इनको खा के कुछ आपकी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट आएगा। जबकि प्रोटीन पाउडर्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ फूड सप्लीमेंट का मतलब ये होता है सप्लीमेंट टू द फूड। तो ये आपके फूड से ही ड्राइव किया जाता है। ये बेसिकली आपको आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए और आपके आपकी मसल को रिकवर करने के लिए फूड सप्लीमेंट्स या फिर प्रोटीन पाउडर्स बनाए गए हैं। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप एक स्कूप हर रोज प्रोटीन खाएंगे तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी बॉडी की पूरी होगी, जिससे आपकी मसल्स हेल्थली और प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेंगी और आपका ब्रेन भी प्रॉपर फंक्शन करेगा। सो प्रोटीन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन आवर डाइट और आप इसको ईजिली एक स्कूप ऑफ प्रोटीन से पूरा कर सकते हैं। तो प्रोटीन कोई दवाई नहीं है, प्रोटीन कोई कोई एक हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है। ये आपकी डे टू डे लाइफ में आप हर रोज फूड के थ्रू भी खाते हैं और अगर आप एक प्रोटीन पाउडर लेके खाते हैं तो वो ही उसका पार्ट है बेसिकली। चलिए, शुक्रिया सुहेल आने के लिए और प्रोटीन पाउडर की डिमांड, ग्रोथ, इन सब पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।